जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 10th से जुड़ा हुआ है। चैप्टर का नाम है जनन, जीवों में जनन। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर चैप्टर में ही दिया गया है जीव जनन कैसे करते हैं, पर चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ये अध्याय 8 है। क्लास 10 में ये बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है। ये मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक चैप्टर है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनन है क्या। तो जनन का मतलब ये होता है अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करना। ये किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे में अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करने की गुण पाई जाती है, जिसे जनन कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा में दिया गया है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन को निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अर्थात जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अर्थात जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक अंग माना जाता है। दूसरा परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। ये गुण अपने संतति से अर्थात अपने पेरेंट्स से उनके आगे आने वाली जनरेशन में ये प्रवेश कर जाती है। तीसरा एक और तरीका है इसका परिभाषा देने का। डीएनए प्रतिकृति बनता है। जनन में डीएनए के डुप्लीकेट बनता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिका एक समान है परंतु समरूप नहीं होते हैं। जो जीव उत्पन्न होते हैं वे कोशिकाएं समान होती है। अब है विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता है क्या? तो सबसे पहले जो जीव अपने पेरेंट्स के गुण से कुछ गुण अलग हो जाते हैं इसे ही विभिन्नता कहते हैं। यह जो होता है वो लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होते हैं। जैसे विकास का आधार यही होता है। लंबे समय तक प्रजाति को बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा जैव विकास के आधार है ये। अब जनन होते कितना प्रकार के हैं? तो जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और लैंगिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के दो मुख्यतः प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन में होता क्या है?
सबसे पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन में होता क्या है? सबसे पहला, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। सबसे पहला, एकल जीव नए जीव का उत्पन्न करते हैं। दूसरा, युग्मनक का निर्माण नहीं होता, अर्थात इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है, नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होते हैं। इससे उत्पन्न होने वाला जीव अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट है, सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह जनन सतत गुणों के लिए, जो उनके पूर्वज से गुण आ रहा है, उन्हें आगे बढ़ाने में, वही सेम गुण को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और ये उपयोगी भी होता है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जैसा कि आप पता है, यह निम्न वर्ग का जो जंतु होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे प्लांट्स वगैरह में या बहुत ज़्यादा, पौधे में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, या जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। ये जनन का वो प्रकार है, लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जनन का वो प्रकार है जिसमें दो युग्मनक भाग लेते हैं, जिसमें एक मेल्स होंगे और दूसरा फीमेल्स होंगे। जैसा कि यहाँ बता रहा है, दो एकल जीव मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। इसमें एक जीव नर हो सकता है और दूसरा जीव मादा हो सकते हैं, अर्थात एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। इसमें नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होते हैं, परंतु समरूप नहीं। यानी इससे उत्पन्न होने वाले जीवों में जो गुण होती है वो तो अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, परंतु समरूप नहीं होते हैं। नेक्स्ट, प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में यह सहायक है। तो लैंगिक जनन जो है ये प्रजातियों में विभिन्नता, यानी अपने पेरेंट्स से अलग होने में ये सहायक होते हैं। दूसरा गुण। तीसरा, ये अधिकतर उच्च वर्ग वाले जीवों में पाया जाता है। जैसे मानव हो गया, मानव तो स्पेशल हैं, सबसे ऊपर है। मानव के अलावा भी जीव जंतु, गाय, बकरी, भैंस, इन सब चीज़ों में, इन सब जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब है लैंगिक प्रजनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि। तो ये लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहला विखंडन, दूसरा द्विखंडन, तीसरा बहुखंडन और खंडन। एक होता है पुनरुद्भवन, मुकुलन, जीवाणु में समासंग, कायिक प्रबंधन, प्रकृति विधि या कृत्रिम विधि और उत्तक संवर्धन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अलैंगिक जनन में अलैंगिक प्रजनन, हमने पहले ही बताया था कि ये अधिकतर प्लांट्स में और एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है।
सबसे पहला है अलैंगिक जनन में विखंडन। विखंडन जैसा कि नाम से पता है कि इसमें विखंडित हो जाते हैं, अर्थात बॉडी टूटकर नए जीवों में निर्माण होते हैं। विखंडन इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजित हो जाती है। अब ये एक कोशिका एक या दो या अनेकों कोशिका में विभाजित होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता है विखंडन, अर्थात बॉडी को खंडित कर देना, शरीर को खंडन कर देना, यही होता है विखंडन। इसका सबसे पहला भाग होता है द्विखंडन, तो जिसमें शरीर का दो भाग हो जाए या जिसमें जीव का दो भाग में बट जाए उसको बोलते हैं द्विखंडन। जैसा कि नाम से पता है द्विखंडन, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोई अमीबा है, तो धीरे धीरे यहाँ बीच से हल्के हल्के दबते चले जा रहे हैं और इसमें और दब रहे हैं और ऊपर नीचे ये दोनों दब गए और यहाँ से दो बॉडी, एक आगे वाला इधर चले जाते हैं और ये नीचे वाला इधर आ जाते हैं। इस तरह से अमीबा में एक बॉडी यहाँ पर, एक बॉडी दो बॉडी का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे द्विखंडन अलैंगिक जनन भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसका बहुखंडन। जैसा कि नाम से पता है इसमें बॉडी का बहुत सारा खंडन हो जाता है। एक बॉडी जो होते हैं ये कई बॉडी में टूटकर अलग अलग निर्माण कर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर खुद नाम से पता है बहुखंडन। तो बहुत जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम में बहुखंडन अलैंगिक जनन पाया जाता है। विखंडन के बाद आता है अलैंगिक जनन का प्रकार में खंडन। जैसा कि नाम से पता है यहाँ भी खंडन, इसमें बॉडी खंडित हो जाते हैं। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले, जैसा कि यह नाम से पता है इसमें सरल संरचना वाले जीव खंडन का मतलब इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और ये टुकड़े नए जीवों का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगाइरा, जैसा कि हम देखते हैं फिगर से। ये बीच से ये पूरा एक बॉडी है, दोनों बीच से अलग अलग तोड़ जाते हैं, एक दो इधर और एक इधर, दो बॉडी का निर्माण हो गया, इसी को बोलते हैं खंडन। नेक्स्ट है पुनर्जनन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रीजेनरेशन। जैसा कि नाम से पता है रीजेनरेशन यानी फिर से अपने बॉडी को तोड़ेगा और नए बॉडी में ये विकसित कर लेगा। जैसा कि नाम से पता है पुनर्जनन, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। जैसा कि यह नाम से पता है कि इसमें किसी भी तरह शरीर पे कोई दिक्कतें आती है या शरीर के खंडित टुकड़े हो जाते हैं तो वे शरीर के खंडित हुए भाग अलग अलग शरीर का निर्माण कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है प्लैनेरिया।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई एक प्लेनेरिया जीव है, इसके बॉडी 3 भाग में अलग अलग टूट गए। जो मुंह वाला भाग, जो यहाँ माउथ का पार्ट्स है, यहाँ पर टेल में निर्माण कर लेता है और माउथ वही रहता है। पर बीच वाला भाग हम देख रहे हैं, ये माउथ भी बना लेता है और टेल भी बना लेता है, और नीचे वाला भाग जो टेल बना हुआ था वो वही रहता है और हेड का निर्माण करना पड़ता है। इस प्रकार से एक जीव यहाँ 3 जीवों में बंट गए। तो इसे हम कहते हैं रीजेनरेशन। जैसा कि नाम से ही पता है, पहले भी बताया कि एक बॉडी टूटकर अनेक भाग में विभाजित हो जाते हैं और वे बॉडी अलग अलग शरीर का निर्माण करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रा। यहाँ पर हाइड्रा में भी देख सकते हैं, ये 3 भाग टूटकर अलग अलग हो गए और एक ऊपर वाला, बीच वाला बीच में दूसरा और नीचे वाला तीसरा बॉडी का निर्माण करता है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन का प्रकार मुकुलन। मुकुलन अर्थात बडिंग। बडिंग इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर पता है, इस जनरेशन में शरीर पर एक नया उभार निकल जाता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, नाम से भी पता है, मुकुलन, यानी अंग्रेजी में इसे बडिंग कहते हैं। अर्थात कोई बॉडी या शरीर पर कोई एक टुकड़ा अलग से निकल जाता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यही आगे चलकर ये अलग और विकास करता है। धीरे धीरे ये और ज़्यादा विकसित होकर एक अलग बॉडी निर्माण कर लेते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं मुकुलन। मुकुलन इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले उन्हें फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाते हैं तथा वह अपने जनक से अलग हो जाते हैं। जैसा कि बताया मैंने, यहाँ पे सबसे पहले बनना शुरू हो गया और यहाँ पर पूरा बनकर तैयार हो गया। अब ये यहाँ से कट के ये भाग अलग हो जाएंगे और नए बॉडी का निर्माण कर लेंगे। तो ये है हाइड्रा। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन का अगला प्रकार होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है? तो कुछ जीवों में, जैसे कि यहाँ पता है, कुछ जीवों के जंतुओं के सिरे पर एक बीजाणुधानी पाया जाता है। अर्थात बीज रहने वाला स्थान या बीज रखने का एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। तो कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी बनती है, जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु गोल रचनाकार होती है, जो एक मोटी भित्ति से संरक्षित रहती है। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स है गोल, जिसके ऊपर से एक आवरण बना हुआ है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पहला में बनना शुरू हो गया, यहाँ दूसरा में बनकर तैयार हो गया और ये अंत में फट जाते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं, और यही जहाँ पर गिरेगा ये एक नए बॉडी का निर्माण कर लेंगे। नेक्स्ट है कायिक प्रबंधन। तो कायिक प्रवर्धन में होता क्या है? कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण, जैसा कि यहाँ दिया गया है, कुछ पौधे में
जैसा कि नाम से पता है, कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि में होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अर्थात बॉडी में, वो जड़ में, तना में, इन सब जगहों पर कोई बॉडी विकास कर जाता है और ये अलग कर दिया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन, जैसा कि नाम से पता है, कायिक माने बॉडी। तो बॉडी का कोई भाग विकसित हो जाता है और वो एक नए बॉडी का निर्माण कर देते हैं। तो इसका पहला प्रकार है प्रकृति विधि। तो सबसे पहले जड़ द्वारा, दूसरा तना द्वारा, तीसरा पत्तियों द्वारा। इन सब अंगों को कहीं अलग लगा देंगे तो वो फिर से नए बॉडी का निर्माण कर लेंगे। जैसे जड़, डेलिया हुआ या शकरकंद हुआ। दूसरा तने द्वारा, जैसे आलू हुआ या अदरक। पत्तियों द्वारा तो बायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। नेक्स्ट है कृत्रिम विधि। तो कायिक प्रवर्धन की तरीका है कृत्रिम विधि। तो सबसे पहले रोपण, जैसे आम का कलम लगाया जाता है, इसे रोपण कहते हैं। दूसरा है कर्तन, जैसे काटकर, जैसे गुलाब की पेड़ होती है, उसे काटकर हम अलग लगा देते हैं तो फिर से नए गुलाब का निर्माण हो जाते हैं, इसे कर्तन कहते हैं। नेक्स्ट एक भाग है लेयरिंग, जो चमेली वगैरह के पौधे में पाई जाती है। अगला है उत्तक संवर्धन, जैसा कि नाम से पता है, उत्तक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के अच्छे सिरे, कैलस, जिन्हें कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। वो फिर से अलग बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होते हैं कुछ सजावटी पौधे। नेक्स्ट है कायिक संवर्धन। कायिक संवर्धन के लाभ क्या है? बॉडी का जो विकास है उसका फ़ायदा क्या है? तो इससे बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे केला हुआ, गुलाब है, etc. नेक्स्ट है फ़ायदा, नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं, यानी इससे जो पौधे उत्पन्न होंगे वे अपने पेरेंट्स के सभी गुणों में समान होंगे। नेक्स्ट है बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, यानी इसमें उत्पन्न होने वाले बीजों में बिना बीज वाले पौधे को भी उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है कायिक प्रवर्धन, यानी कलम लगाना। नेक्स्ट चलिए, तो अब हम देखते हैं जनन का अगला प्रकार, जो है लैंगिक जनन, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से हमें पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पहले भी बताया है कि यह जनन का वैसा प्रकार है जिसमें मेल तथा फीमेल गैमेट भाग लेते हैं, यानी लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। दूसरा, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। ये अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे ये निषेचन क्या होता है। नेक्स्ट है संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में विभिन्नता पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है कुछ पौधों में लैंगिक जनन।
तो फूल के पौधे का जनन अंग, एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर। एक फूल का मुख्य भाग होता है बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर। तो हम आगे देखते हैं। फूल के प्रकार होते दो तरह के हैं, उभयलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर पर यानी फूल पर पाए जाते हैं, और एक लिंगी पुष्प में दोनों भाग अलग अलग पाए जाते हैं। जैसा कि आप पता है उभयलिंग, स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों का फूल हुआ या गुड़हल का फूल हुआ। नेक्स्ट है एक लिंगी पुष्प। तो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जब अलग अलग फ्लावर्स पर पाए जाएंगे तो इन्हें कहेंगे एक लिंगी पुष्प। इसका एग्जाम्पल है पपीता तथा तरबूज। चलिए हम देखते हैं एक पौधे की बनावट, एक फूलों की बनावट। तो फूल में पुष्प की संरचना, सबसे पहले नीचे जो भाग होती है किसी भी फ्लावर्स का, इसको बोलते हैं बाह्य दल। बाहर की है इसीलिए बाह्य दल। उसके ऊपर जो कलरफुल पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं पंखुड़ी। उसके बाद जो छोटा छोटा पीला पीला भाग होता है किसी पौधे में, उसे हम कहते हैं पराग कोश, अर्थात पराग हमको इसी में पाई जाती है। और पराग कोश जिस डंठल से जुड़े होते हैं इसको कहते हैं तंतु, और ये पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं इसे पुंकेसर। इसमें एक बीच का भी एक भाग है जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, और इसके बीच के भाग को वर्तिका, और इसमें एक पार्ट्स पाया जाता है जो अंडाशय होते हैं, जिसमें अंडाणु पाए जाएंगे, जो स्त्री केसर है। अब ये उभयलिंगी पुष्प हैं, क्योंकि इस पर हम देख रहे हैं दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स, यानी ये फीमेल पार्ट्स है और ये फीमेल पार्ट्स है। ये दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। नेक्स्ट, बीज निर्माण की प्रक्रिया। किसी भी पौधे के बीज बनते कैसे हैं? पहला, पराग कोश में उत्पन्न पराग कण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र अर्थात फीमेल पार्ट्स पर या दूसरे फूल के फीमेल यानी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। दूसरा, पराग कण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। नेक्स्ट, अंडाशय के अंदर नर तथा मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट 4 नंबर, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाते हैं। नंबर 5, अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। इस प्रकार कोई भी पौधा में बीज, कोई भी फूल में बीज का निर्माण होते हैं। जिसे हम वहाँ पर पढ़ें वो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाई फिगर। कोई पराग कण स्त्री केसर अर्थात वर्तिकाग्र पर गिरा। अब ये यहाँ से होते हुए एक नली बनती है और ये अंदर में अंडाशय के पास में आता है, और ये फिर से बाकी का सारा आवरण जो हम ऊपर वाला ये जो भी पार्ट्स देख रहे हैं ये सारा का सारा ख़त्म हो जाता है, केवल हमको बीज बच जाता है। इस प्रकार से पौधे में प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। अब हम देखते हैं मानव में प्रजनन।
मानव में प्रजनन। मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। हम जानते हैं कि मानव इस पृथ्वी पर सबसे स्पेशल जंतु हैं। इसीलिए जो भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उच्च कैटेगरी के जो जंतु होते हैं, उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। तो मानव ऑलरेडी उच्च वर्टिब्रेट्स है, इसीलिए उनमें जो प्रजनन होती है वो लैंगिक जनन होती है। जैसा कि यहाँ दिया गया है, मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसा कि पता है हमें, लैंगिक परिपक्वता क्या होती है। तो जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका, अर्थात शुक्राणु जो होते हैं ये मेल गैमेट्स होते हैं और अंडाणु जो होते हैं वो फीमेल गैमेट होते हैं। तो लैंगिक परिपक्वता में जब आती है जीव मानव में, तो शुक्राणु मेल में तथा फीमेल में अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसका लक्षण होता है, सबसे पहले हम देखते हैं अब यौवना आरंभ। जैसा कि नाम से पता है, यौवन का आरंभ होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे यौवना आरंभ, अर्थात नाम से पता है यौवन का आ जाना। यौवन का मतलब होता है जवानी, यानी यौवन का आरंभ होना या शरीर का यौवन में परिवर्तन यौवना आरंभ होते हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं जो किशोर तथा किशोरियों में अलग अलग होते हैं। पहला हम किशोरों में देखते हैं, तो सबसे पहले कांख व जननांग, तो जिसमें किशोरों का जो जनन अंग होते हैं अर्थात सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसके आसपास गहरे बालों का उगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। किसी किसी को फेस पे पिंपल भी आने लगते हैं और त्वचा से तेल भी आना शुरू हो जाता है। लड़कियों में यौवना आरंभ कैसे देखा जा सकता है, तो सबसे पहले उनके स्तन के आकार में वृद्धि होने लगते हैं। दूसरा, उनमें एक गुण होता है रजोधर्म, अर्थात उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो चालू हो जाते हैं, जिन्हें पीरियड्स भी कहा जाता है, मासिक धर्म भी कहा जाता है। लड़कों के चेहरे पर कुछ बाहरी बनावट भी होते हैं जिनमें अंतर आने लगते हैं। जैसे लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी तथा मूंछ का निकलना शुरू हो जाता है, हम समझ जाएंगे कि इसमें यौवन आरंभ हो गया। आवाज़ का फटने लगते हैं, उनकी आवाज़ जो होती है वो मोटी होने लगती है, तो हम समझ जाएंगे कि इनमें यौवन आरंभ हो चुका है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, अर्थात ये बता देते हैं कि अब लड़का या लड़कियां जो हैं उनमें सेक्स एबिलिटी या सेक्स की गुण जो है उनमें अवेलेबल हो गई हैं। नेक्स्ट, नर जनन तंत्र में होते क्या क्या है, तो सबसे पहला वृषण। वृषण यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, जिसे अंडकोश भी कहते हैं। ये दोनों टांगों के बीच में मेल के दो भाग पाए जाते हैं। वृषण कोश ऊपर और नीचे खुद हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें तापमान को कंट्रोल करना पड़ता है। नर युग्मक यहाँ पर बनते हैं, अर्थात वृषण में स्पर्म का निर्माण होते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है।
टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या होते हैं हम देख रहे हैं। इसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना तथा लड़कों में यौवनारंभ को परिवर्तन करना, यानी यौवन अवस्था को परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। मानव जनन मेल सेक्स ऑर्गन में सबसे पहला वृषण, दूसरा है शुक्रवाहिका। यह एक लंबी नली होती है। ये शुक्राणु को वृषण से शिश्न तक अर्थात सेक्स ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट होती है मूत्र मार्ग। यह मूत्र और बीज दोनों को बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहा जाता है। चौथा अंग है, संबंधित ग्रंथि हैं इनसे, जैसे शुक्राणु ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम में उन्हें पोषण प्रदान करता है। जो सेक्स ग्लैंड होते हैं उनका ये सब काम है। उनके स्थानांतरण में सहायता करते हैं। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर बीज बनाते हैं। तो हम मेल का सेक्स पार्ट्स देख सकते हैं। सेक्स ऑर्गन्स सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं एक पार्ट्स, इसको मूत्राशय कहा जाता है और एक छोटी सी नली आती है ऊपर से जो मूत्र नलिका होती है। ये शिश्न है। विभिन्न पार्ट्स, मूत्रमार्ग, वृषण, यही टेस्टोस्टेरोन ग्लैंड होते हैं। तो ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। अब है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में सबसे पहले अंडाशय और दूसरा अंडवाहिका और तीसरा गर्भाशय। ये मुख्य रूप से यही 3 अंग पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। सबसे पहला अंडाशय क्या होता है? तो मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, यौवन आरंभ पर इनमें कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। जैसे ही उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है अर्थात मासिक चक्र, तो उनमें जो अंड है वो परिपक्व मैच्योर हो जाते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एंड्रोजन्स व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी उत्पन्न करते हैं। अब है अंडवाहिका। इसका काम है अंडाणुओं को अंडाशय से यूटेरस तक पहुंचाना। नेक्स्ट है गर्भाशय। अंडाणु अंडवाहिका से होते हुए अर्थात फैलोपियन नलिका से होते हुए यह यूटेरस में पहुंचता है। यूटेरस मतलब गर्भाशय। तो हम इसका फिगर देख सकते हैं। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये अंडाशय है और अंडाशय से एक नली जुड़ी है इधर से और ये इधर। ये दोनों, इस नली को हम कहते हैं अंडवाहिका या फैलोपियन नलिका। ये दोनों का मुंह अंदर में यूटेरस में खुलता है। यूटेरस का भाग हम देख सकते हैं, विभिन्न तरह के होते हैं। सबसे पहला गर्भाशय, ग्रीवा और योनि।
3 भागों में इसे बांटते हैं। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित हो जाता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है और यही आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा। यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य कार्य है माँ के रक्त से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन को लेकर भ्रूण तक पहुँचाना, और भ्रूण द्वारा दूसरा काम है इसका भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटाना, यानी जो गंदगी बनता है शरीर में बच्चे को, वो शरीर से बाहर निकालने का काम, तथा खाना वगैरह ले जाने पहुंचाने का काम, ये दोनों प्लासेंटा का ही काम है। ये तो हुआ कि अगर अंडे और स्पर्म जब निषेचित हो जाएंगे तब, अगर ये दोनों निषेचन न हुए तब क्या हो जाएगा। तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मंसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होते हैं। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग में रक्त एवं म्यूकस के रूप से बाहर निकल जाते हैं, और यही जो होते हैं मासिक धर्म कहलाता है। यह चक्र लगभग 1 महीने का होता है, अर्थात इसका कंप्लीट समय है 28 दिन, पर मोटा मोटी इसे 1 महीना मान लिया जाता है। इसी को ऋतु चक्र, ऋतुस्राव या मासिक धर्म या रजोधर्म भी कहा जाता है। यह 40 से 50 वर्ष के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है मेनोपॉज। और यही मेनोपॉज में जब महिलाओं में रजोधर्म नहीं होता है तो उनके बच्चा पैदा करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात महिलाओं में बच्चा पैदा करने की क्षमता 40 से 50 के बीच में ही समाप्त हो जाती है। अब है जनन और स्वास्थ्य। जब जनन होती है तो विभिन्न तरह की बीमारियां भी हमारे शरीर में हो सकती है। सबसे पहला, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण। पहला STD, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज। ये अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गोनोरिया और सिफिलिस हो सकते हैं। विषाणु जनित हो सकते हैं, मस्सा या HIV या एड्स। इन सब से बचने के लिए कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है, अर्थात गर्भ में बच्चा न ठहरे, इसी क्रिया को कहते हैं गर्भरोधन। अब है गर्भरोधन के प्रकार। सबसे पहला यांत्रिक अवरोधन। तो स्वाभाविक है कि अंडाणु और स्पर्म जब मिलेंगे तो बच्चा ठहरेंगे, पर शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाए
तो बच्चे नहीं ठहर पाएंगे। तो इसके लिए शिश्न को ढकने वाले कंडोम, पहला एग्जाम्पल है, कंडोम का हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, इन सब के द्वारा हम बच्चे पैदा करने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक विधि। तो बहुत सारी दवाइयाँ भी आती है जिसको ले लेने के बाद बच्चे नहीं ठहर पाएंगे। जैसे मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन संतुलन को परिवर्तित कर देती है। दूसरा, इनके अन्य प्रभाव भी है, इसलिए इनका साइड इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि ऑलरेडी ये केमिकल है। इसके अलावा है IUCD यानी इंट्रा यूटेराइन कंसेप्टिव डिवाइस, लूप या कॉपर टीवी, इन्हें लूप या कॉपर टीवी कहा जाता है। इन्हें गर्भ में स्थापित कर देने से बच्चा नहीं ठहरते हैं। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा, यानी कि ऑपरेशन करके भी इसकी बंदी की जा सकती है, जिसके लिए मर्द भी करवा सकते हैं, जिसे नसबंदी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी, ये महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। तो दैट्स ऑल। मैं इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।